हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलम कृष्ण दत्त आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो भी आपको लगातार प्रोवाइड कराते हैं और उन सब की तैयारी आपको लगातार कराते हैं। तो इसी संदर्भ में हम लोग ज्योग्राफी की जो वीडियो काफ़ी दिनों से डिले चल रही थी, हम आपको आज उनकी पुनः स्टार्टिंग करते हैं। इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में हम लोग आज जहाँ से हमने टॉपिक छोड़ा था उसको वहीं से ही कंटिन्यू करते हैं। पर्वतों पर हमने छोड़ दिया था इसको, वहीं से ही हम लोग इसको स्टार्टिंग करते हैं। और आज हमारा यानी हम इसको पढ़ते हैं कि हमारे माउंटेन्स कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो माउंटेन्स के हमारे पास 4 प्रकार होते हैं भारत में अगर देखा जाए। तो सबसे पहला माउंटेन है हमारा वलित पर्वत, जिसको हम लोग फोल्डिंग माउंटेन भी कहते हैं। फोल्डिंग माउंटेन का हमारा जो एग्जाम्पल है वो सबसे बड़ा हिमालय पर्वत, जो कि लगातार हमारा बढ़ रहा है, हमारा वो उसकी ऊंचाई लगातार ग्रो कर रही है। तो ये एक इसका फोल्डिंग माउंटेन का एग्जाम्पल हो जाता है। दूसरा हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा भ्रंश पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन। यानी किसी भी चीज के अगर कोई माउंटेन है हमारे पास और उस माउंटेन के अचानक से ऊपर से उभर जाने पर तो एक ब्लॉक का निर्माण कर लेती है, क्योंकि प्रेशर इसमें ऊपर की तरफ लगता है। और जब प्रेशर ऊपर की तरफ लगेगा तो इधर से भी, इधर नीचे से साइड से प्रेशर लगेगा, तो जिसके कारण कुछ नीचे वाला भाग जो साइड कॉर्नर है वो तो नीचे की तरफ दब जाएंगे और बीच का वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उभर जाएगा। ठीक है। और ये होता किस वजह से है? क्योंकि प्लेट्स जो है, प्लेट्स क्या करती हैं? प्लेट्स मूव करती हैं। और जब प्लेट्स मूव करेंगे तो चट्टानों में यानी रॉक्स में क्रैक्स पड़ जाएंगे, चट्टानों में क्रैक्स पड़ जाएंगे, जिसके कारण इन ब्लॉक्स माउंटेन का विकास हो जाएगा। तो विकास होने के कारण ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर की तरफ उभर जाएगा, जिस कारण क्या होगा, कुछ इस तरह की माउंटेन्स का निर्माण हो जाएगा। यानी भ्रंश घाटियां, यानी दोनों तरफ इसके भ्रंश घाटियां बन जाएंगी, इस तरफ से और इस तरफ से। इन बराबर से होकर नदियां बह जाती हैं, बहने लगती हैं, और ये वाला हिस्सा एक चोट अ, बड़ा हिल बन जाता है, बड़ी चोटी बन जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारी रिफ्ट वैलियां, इसी से होकर बहती हैं। जो रिफ्ट वैली होती है यानी भ्रंश घाटी, वो इन्हीं इस प्रकार के पर्वतों से मिलकर बनती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा सियारा नवेदा। सियारा नवेदा। और इसके अलावा हमारे पास सॉल्ट रॉक जो है पाकिस्तान में पड़ती है, वो इसका एक एग्जाम्पल है। भारत में अगर हम देखा जाए तो सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा रेंज जो है वो एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। तो इस तरह ब्लॉक माउंटेन को हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से देख लेते हैं। तीसरा जो हमारा माउंटेन है वॉल्केनिक, वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन की क्या खास बात होती है कि इसमें से अगर हम देखा जाए तो ये हमारी अर्थ की सरफेस है, अचानक से यहां से इरप्शन होने लगता है, इसमें से मैग्मा बाहर आने लगता है। जब मैग्मा बाहर आने लगेगा तो अचानक से कुछ माउंटेन्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, ये लावा बाहर आ जाता है, लावा तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। और इसकी वजह से ही पूरा वॉल्केनिक माउंटेन्स का निर्माण हो जाता है। और जब वॉल्केनिक माउंटेन्स का निर्माण हो जाता है तो एक बड़े बड़े पर्वत बन जाते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो एग्जाम्पल में हो जाएगा इसके इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और अपना अफ्रीका, क्लीमंजारो, अफ्रीका भी हो जाएगा, और जापान हो जाएगा, फूजियामा। और क्लीमंजारो अफ्रीका में ही है अपना, और कोटोपैक्सी, क्रैकेटाओ, ये सारे, क्रैकेटाओ और कोटोपैक्सी, ये सारे जो एकांकागुआ, ये इसके एग्जाम्पल हैं। जो वोल्केनिक माउंटेन धीरे धीरे इरप्शन बढ़ती रहता है और इरप्शन के कारण एक बड़ी माउंटेन का रूप
निर्धारित कर लेता है। खैर, इसके अलावा हमारे पास और क्या एग्जाम्पल है, और क्या माउंटेन का टाइप है? चौथा है हमारा अपशिष्ट पर्वत, यानी अपशिष्ट का मतलब होता है रेजिडुअल माउंटेन। रेजिडुअल में क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई पुरानी कोई माउंटेन है, और ये माउंटेन समय के अनुसार, यानी जैसे जैसे समय बीता, इसके अनुसार, ये हमारा कोई सूरज है तो लगातार इस पे सनलाइट पड़ेगी और विंड का फ्लो होता रहेगा लगातार। और जैसे जैसे इस पर विंड का फ्लो होता रहेगा और सूरज की रोशनी जाती रहेगी, ऊपर से जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स की रेंस इससे सीधे इफेक्ट करती है, जिसके कारण यह माउंटेन्स धीरे 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 अपनी ऊंचाई को खोता रहेगा, अपनी ऊंचाई को धीरे धीरे कम होती रहेगी इसकी ऊंचाई। पहले कुछ और थी, फिर कुछ और है, फिर धीरे धीरे इसकी ऊंचाई धीरे धीरे घटने लगेगी, जिसकी वजह से इसका साइज भी क्या हो जाएगा, साइज धीरे धीरे घट जाएगा। और अगर साइज घटेगा तो इसकी ऊंचाई घटेगी, साइज घटेगा, और ये सिर्फ अपशिष्ट के रूप में रह जाएगा, यानी रेजिडुअल के रूप में रहेगा। रेजिडुअल मतलब अपशिष्ट के रूप में रह जाएगा। इसी तरह के माउंटेन को हम लोग रेजिडुअल माउंटेन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो इसका एग्जाम्पल इंडिया में हो जाएगा अरावली रेंज। अरावली इसी का एक उदाहरण है। और अगर और एग्जाम्पल देखें हम, तो और एग्जाम्पल में मथुरा में, मथुरा का जो माउंटेन है जिसको गोवर्धन पर्वत बोलते हैं, गोवर्धन पर्वत, वो इसी माउंटेन का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी के अलावा अगर हम देखें तो गोवर्धन पर्वत तो वैसे हमारे लिए काफी धार्मिक है, तो इस तरह के माउंटेन में ये माउंटेन रेजिडुअल के द्वारा धीरे धीरे घट जाते हैं। अब हम देख लेते हैं, ये चारों तरह के माउंटेन्स हो गए। अब इसके अलावा अगर हम देखें, अब हिमालय पर्वत की तरफ चल लेते हैं। हम सबसे पहले फोल्डिंग माउंटेन को और डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो फोल्डिंग पर्वत में, यानी हिमालय पर्वत को अगर हम देखें, तो ये हमारा सबसे मोड़दार पर्वत है, यानी वलित पर्वत का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा उदाहरण है। इस मोड़दार पर्वत में क्या होता है, अगर हम देखें तो ये सबसे ज्यादा यंगेस्ट माउंटेन भी है, अगर हम देखें तो ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट माउंटेन भी है, सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला पर्वत भी है, और सबसे ज्यादा नवीन पर्वत भी है, क्योंकि लगातार इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, क्योंकि प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं। अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो लोकेशन है इसकी नेपाल। नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है, अगर हम देखें नेपाल में, तो इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से इसको जाना जाता है, सागर माथा। अब अगर हम इसकी लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं, हिमालय पर्वत की, तो लगभग 2400 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। शुरुआत कर लेते हैं अगर हम लेंथ की, तो 2400 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर के आसपास इसकी पूरी लेंथ है। और अगर हम इसकी चौड़ाई के बारे में बात करें, तो वेस्ट में अगर जाएंगे तो वेस्ट में तो जम्मू कश्मीर पड़ेगा, वेस्ट में तो जम्मू कश्मीर पड़ता है, ईस्ट में अपना अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। तो वेस्ट में अगर हम देखते हैं तो ये लगभग 500 किलोमीटर के आसपास का रेंज का इसकी चौड़ाई। ईस्ट में अगर हम जाते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है वो 300 किलोमीटर के आसपास है। तो ये दोनों में डिफरेंस आ जाता है। इसी हिसाब से अगर हम देखें, इसकी शेप के बारे में बात करते हैं, तो इसकी शेप अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार की इसकी इस प्रकार की इसकी शेप हो जाएगी। यानी ये वाला हिस्सा जो है ये तो बहुत ज्यादा विड्थ चौड़ी हो जाएगी, और ये वाले हिस्से की विड्थ जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ये तकरीबन 500 किलोमीटर के आसपास की विड्थ है, और ये तकरीबन 300 किलोमीटर के आसपास की इसकी विड्थ हो जाएगी। ये वाला हिस्सा कहाँ है,
ये वाला हिस्सा है अपना जम्मू एंड कश्मीर का, और ये वाला हिस्सा अपना अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है जी। तो ये बो शेप कहलाती है। बो शेप मतलब धनुषाकार आकृति है, धनुषाकार आकृति। बो शेप्ड। अब आगे देख लेते हैं। आगे इसमें दो थ्योरीज काम करती हैं इसकी, इसके ओरिजिन से रिलेटेड। अगर हम ओरिजिन से रिलेटेड इसकी बात करते हैं तो ओरिजिन से रिलेटेड इसकी दो थ्योरीज काम करती है। पहली तो है जियोसिंक्लाइन थ्योरी। जियोसिंक्लाइन थ्योरी यानी भूसन्नति सिद्धांत। और दूसरा है इसका प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ये वाला जो सिद्धांत दिया था, ये सिद्धांत अल्फ्रेड वेबनर द्वारा दिया गया था। अल्फ्रेड वेबनर द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया था। इस सिद्धांत में क्या खास बात है वो मैं आपको बताता हूं। यह सिद्धांत जो आधारित है, ये बेस्ड ऑन, यह सिद्धांत आधारित जो है बेस्ड ऑन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के आधार पर है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर बेस्ड है, यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर आधारित है। इसको हिंदी में अगर बोले तो ये महाद्वीपीय सिद्धांत पर आधारित है। क्या कहता है यहां पर, ये मान के चल लेते हैं कि कोई एक सागर था जिसका नाम था टैथिस सागर। उसमें धीरे 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 सेडिमेंट्स जमा होने लगे। अब कोई धीरे धीरे सेडिमेंट जमा होने लगे तो उसके बेसिस पर क्या होने लगा, उसके बेसिस पर ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगा समुद्र, और धीरे धीरे इतना ऊपर उठने लगा कि एक पूरा का पूरा एक माउंटेन के रूप में बन गया। और धीरे धीरे जब ये माउंटेन बन गया तो ये विश्व का सबसे ऊंचा माउंटेन बन गया। ये थ्योरीज इस सिद्धांत के लिए काम करती है, यानी ये कहती है कि अवसादों के जमाव के कारण इतने ज्यादा अवसाद जमा हो गए कि यहां पर एक बहुत बड़े माउंटेन का निर्माण हो गया, एक पर्वत का निर्माण हो गया। अब इस कंडीशन में ये वाली थ्योरी देख लेते हैं हिमालय के ओरिजिन से संबंधित। इस थ्योरी में यानी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या कहता है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ये कहता है, ये दो प्लेट्स के बेसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि पहला तो एक कोई यूरेशियन प्लेट थी। कौन सी प्लेट थी? यूरेशियन प्लेट। और एक थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, या इंडियन प्लेट्स भी कह सकते हैं इनको हम, इंडियन प्लेट्स थी। इन दो प्लेट्स के आपस में कोलिजन के कारण, टकराने के कारण ये पर्वतों का निर्माण संभव हो पाया। अच्छा, ये थ्योरी दी किसने थी? इस थ्योरी को दिया गया था हैरी हेस के द्वारा। हैरी हेस के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था, लेकिन इसको एक्सप्लेन किसने किया था? इसको एक्सप्लेन मॉर्गन के द्वारा किया गया था। हैरी हेस द्वारा ये प्रतिपादित की गई थी और इसका एक्सप्लेनेशन मॉर्गन द्वारा किया गया था। तो ये दो बातें हैं। इसमें प्लेटों के बारे में डिस्कशन किया गया कि एक यूरेशियन प्लेट थी, एक
इंडियन प्लेट थी। जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराई तो एक नए पर्वत का निर्माण हुआ, और उस पर्वत को क्या कहा गया? हिमालय कहा गया। उस पर्वत को हिमालय कहा गया। तो इसमें ये कहा जाता है कि जो इसका कोलिजन हुआ, जो इसका टकराव हुआ, कोलिजन मतलब टकराव जो हुआ, वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ। वो एंटी क्लॉकवाइज इसका टकराव हुआ, जिसकी वजह से, यानी एंटी क्लॉकवाइज का टकराव अगर होगा, मान लिया ये कोई माउंटेन्स है, और आप ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे अगर उनके बीच में टकराव हो रहा है, मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूं इसको। माना ये कोई माउंटेन है, और इनके बीच में ऐसे कुछ रोटेशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज टकराव हुआ, तो सबसे ज्यादा टकराव यानी इधर की तरफ हो जाएगा। और इधर की तरफ अगर टकराव होगा, इधर की तरफ टकराव होगा, तो सबसे ज्यादा प्रेशर भी इधर रिलीज होगा, यानी प्रेशर इधर रिलीज होगा तो इसकी हाइट भी सबसे ज्यादा हो जाएगी। इधर में सबसे ज्यादा हाइट भी रिलीज हो जाएगी। हाइट रिलीज हो जाएगी तो सबसे ज्यादा रेनफॉल भी इधर हुई। उस दौरान रेनफॉल इधर हुई, तो इसके साथ जो वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र भी इधर की तरफ ज्यादा डेवलप हुआ। वन क्षेत्र भी इधर की तरफ ज्यादा डेवलप हुआ। और अगर वन क्षेत्र इधर की तरफ ज्यादा डेवलप हुआ, तो इधर की तरफ ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी भी इधर की तरफ ज्यादा डेवलप हुई। तो ये सिद्धांत ये कहता है, इस इधर की तरफ ज्यादा टकराव होने की वजह से ये वाला हिस्सा ज्यादा ऊंचा हो गया, क्योंकि इधर ज्यादा प्रेशर था। ठीक है, खैर आगे चल लेते हैं इस थ्योरी में। इस थ्योरी के अनुसार और क्या बातें होती हैं, वो तो सारी बातें मैंने आपको डिस्कस कर दी। अब हम लोग हिमालय के विभाजन के बारे में पढ़ लेते हैं कि हिमालय का विभाजन किस प्रकार से हुआ। तो जो हिमालय से पहले मैंने माउंटेन्स के बारे में आपको जिक्र किया, और हिमालय के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में ये मैंने जिक्र किया है। इसकी ओरिजिन की जो थ्योरीज हैं, जो बहुत फेमस थ्योरीज हैं, उनके बारे में भी मैंने आपके समक्ष डिस्कशन किया है। अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब आपको हिमालय के विभाजन के बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूं। तो जो इसका हिमालय का विभाजन है, यानी डिवाइडेशन, इसके विभाजन के बारे में हम पढ़ेंगे। डिवीजन के बारे में पढ़ लेते हैं। डिवीजन के बारे में पढ़ लेते हैं, तो दो तरीके से हम लोग इसका डिवीजन कर लेते हैं। पहला तो होगा लैटिट्यूडनल, और लैटिट्यूडिनल डिवाइडेशन हो जाएगा। लैटिट्यूडनल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? हॉरिजॉन्टली भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं। और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल विभाजन होगा। या फिर इसको हम वर्टिकल भी बोल सकते हैं। ये कुछ ऐसे हो जाएगा जैसे कि ये अर्थ है हमारी, कुछ ऐसे विभाजन हो जाए और फिर ऐसे हो जाए। तो ये लैटिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल यानी वर्टिकल वाला हो जाएगा। यानी इसको हम तो बोलते हैं क्षैतिज, क्षैतिज विभाजन, और इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर विभाजन बोलेंगे। ठीक है।
तो पहले तो देख लेते हैं जो क्षैतिज विभाजन है उसके प्रकार कितने हैं। क्षैतिज विभाजन के प्रकार हमारा एक तो हो जाएगा ग्रेट हिमालय। जैसे अगर कोई माउंटेन है हमारी, तो उसमें ये इस तरह से डिवाइडेशन है, फिर ये है, तो ये वाला तो अपना लैटिट्यूडनल वाला हो गया, और ये वाला हो गया अपना ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल वाला हो गया। ठीक है, तो इस वाले की बात कर रहे हैं जो ऐसे जा रहा है। तो एक तो ग्रेट हिमालय हो गया इसमें। दूसरा, यानी इसको हम लोग महान हिमालय भी बोल लेते हैं। दूसरा इसमें दूसरा इसमें मिडिल हिमालय हो जाएगा। मिडिल हिमालय यानी मध्य हिमालय। तीसरा इसमें कौन सा? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। और इसके अलावा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय यानी परा हिमालय। ये इसका विभाजन है, लैटिट्यूडनल विभाजन हो जाएगा। अगर हम वर्टिकल वाले की बात करते हैं, तो वर्टिकल वाले को अगर हम देखते हैं वो नदियों के आधार पर हो जाएगा। वो नदियों के आधार पर आधार पर विभाजन हो जाता है हमारा। पहला नदियों के आधार पर विभाजन हो जाएगा, या फिर हम इसको क्षेत्रीय विभाजन भी कह सकते हैं। क्षेत्रीय विभाजन पहला इसका हो जाएगा कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय। कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय। दूसरा दूसरा हो जाएगा इसमें कुमायूं हिमालय। तीसरा हो जाएगा नेपाल हिमालय। और चौथा हो जाएगा असम हिमालय। कार से वर्टिकल यानी वर्टिकल जो विभाजन होगा इसका, लॉन्गिट्यूडनल जो डिवाइडेशन होगा, वो चार प्रकार से हो जाएगा। कश्मीर या पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, और चौथा असम हिमालय। तो इस प्रकार से हम लोग इसका वर्टिकल का भी डिवाइडेशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं कि इसमें और किस तरीके से इसका डिवाइडेशन कर सकते हैं। यानी हम अगर हम देखें, सबसे पहले हम लोग लैटिट्यूडनल या हॉरिजॉन्टल को एक्सप्लेन करेंगे, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है हमारा महान हिमालय। तो महान हिमालय को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रसारित करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।